डियर स्टूडेंट्स, हायर मैथमेटिक्स की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने जो हमारी पिछली जो वीडियोस के अंतर्गत हमने जो आपकी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है उसके यूनिट नंबर फर्स्ट तथा सेकंड के बारे में हमने पढ़ा था वहाँ पर। ठीक है, तो आज आपकी जो वीडियो है वो यूनिट नंबर थर्ड से रिलेटेड है। यहाँ पर यूनिट नंबर जो थर्ड का आपका जो टॉपिक है वो है रिंग से संबंधित। यहाँ पर अब हम बात करेंगे जो पिछली हमने जो वीडियोस के माध्यम से जो हमने यूनिट नंबर फर्स्ट तथा जो सेकंड कंप्लीट किए उसके अंतर्गत हमने क्या पढ़ा है। यहाँ पर सबसे पहले बात की थी हमने वहाँ पर एक सेट के बारे में। ठीक है, सेट कुछ विशेष कंडीशंस रखकर वो कन्वर्ट हो गया था ग्रुप में। ठीक है, फिर ग्रुप के हमने कुछ टाइप्स पढ़े थे। सबसे पहला पढ़ा था हमने आबेली ग्रुप पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने पढ़ा क्रमचय ग्रुप पढ़ा, फिर हमने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पढ़ा। ये तो कैंसिल हुई, उसकी क्वालिटी होमोमॉर्फिज्म पढ़ा। ठीक है, साइक्लिक ग्रुप पढ़ा हमने वहां पर। इस तरीके से हमने उस ग्रुप की कुछ क्वालिटीज पढ़ी, यानी उस ग्रुप में और क्या क्या गुण हो सकते हैं यहाँ पर, या और किस चीज से इसको रिलेटेड किया जा सकता है। फिर हमने ग्रुप की दो और खास बातें पढ़ी कि ग्रुप में दो चीजें और आ जाती है यहाँ पर, कि एक तो आ जाती है सब ग्रुप, और सब ग्रुप भी कन्वर्ट हो गया था फिर नॉर्मल सब ग्रुप में, वहां पर। और एक हमने पढ़ा था उसका विभाग ग्रुप, कि ग्रुप को भी आगे दो भागों में विभाजित कर दिया था, कि सब ग्रुप तथा नॉर्मल सब ग्रुप। यानी सब ग्रुप की आपका नॉर्मल सब ग्रुप बन जाता था जब कोई एक कंडीशन और जो की थी वहां पर कौन सी, कॉम्यूटेटिव, कि क्रमहीन में गुणधर्म रखने के कारण यदि सब ग्रुप भी क्रमहीन में हो तो उस कंडीशन में उसको नॉर्मल सब ग्रुप हम कहते थे। उसके बाद हमने एक और पढ़ा था विभाग ग्रुप यहाँ पर। तो ये जो भी हम मैटर पढ़ रहे थे ये यहाँ पर सेट, तो सेट से हमने जब उस ग्रुप के अंदर गए तो वहां पर हमने डिफाइन किया था अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, कि यदि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट किसी स्टार संक्रिया के तहत यदि वो बाइनरी ऑपरेशन को यदि अपने पास होल्ड करता है, अपने पास रखता है, तो उस कंडीशन वो हमारी बीजीय संरचना वो बन जाती थी। तो अभी तक हमने जितनी भी जो बातें पढ़ी है, जितना भी हमने जो कंसेप्ट जो क्लियर किया है, उसके अंतर्गत हमने सिर्फ एक ऑपरेशन को लेकर चले यहाँ पर। लेकिन जब गणितज्ञों ने कुछ बातें देखी वहां पर कि सेट में जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक ऑपरेशन के तहत ही सारी चीजें संभव हो। उन्होंने देखा कि एक से अधिक ऑपरेशंस के लिए भी ये चीजें वैलिड है वहां पर, कि एक से अधिक ऑपरेशंस के लिए भी कुछ ऐसे सेट हैं जो कि इन गुणधर्मों को रखते हैं यहाँ पर। तो उन सेटों को फिर किसके अंतर्गत रखा जाए, जैसे पूर्णांकों का समुच्चय Z, तो वो योगात्मक संक्रिया के साथ तथा गुणात्मक संक्रिया के साथ, दोनों के साथ वो आपका कंप्लीट क्या था, एक ग्रुप था। लेकिन उन्होंने देखा कि यही सेट कि जो आपने सेट लिया है ये नॉट ओनली केवल स्टार के लिए, ये दो ऑपरेशंस के लिए भी क्या होता है कि ये इन सारी क्वालिटीज को रखता है। तो फिर इन दोनों में उसको किस तरीके से विभेदित किया जाए, कि ऐसे सेट जो केवल एक संक्रिया के तहत ही ग्रुप बनाते हैं यहाँ पर, या कुछ ऐसे सेट भी हैं जो एक से अधिक ऑपरेशंस के लिए भी वो अलग अलग, जो इस प्रकार से हम जो कहते हैं कि कॉम्यूटेटिव, समृद्धता, या बात करें यहाँ पर प्रतिलोम अवयव, तत्सम, सारे गुण उन अवयवों के लिए भी वो रखते हैं। तो एक ही सेट है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ऑपरेशन अब की बार हम चेंज कर रहे हैं यहाँ पर, और सेट का नाम बदलकर हम उसको R से इंडिकेट कर रहे हैं, और ऑपरेशन हम कह रहे हैं कि ये, कि हमारे पास अब की बार दो ऑपरेशन है, एक तो योगात्मक नॉर्मल एडिशन और एक नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन। तो दो ऑपरेशन के तहत यदि कोई भी सेट दो ऑपरेशन के तहत यदि कुछ विशेष क्वालिटीज रखता है, कौन कौन सी, पहला तो मैं बात करूं एडिशन के लिए भी रखेगा ये और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी रखेगा। तो हम बात करते हैं पूर्णांकों के समुच्चय की। तो पूर्णांकों का जो समुच्चय है वो एडिशन के लिए भी क्लोजर होता है तथा मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्या होता है, क्लोजर होता है। उसके बाद एडिशन का जो सेट है वो पूर्णांकों का जो समुच्चय वो एडिशन के लिए भी क्या होता है, एसोसिएटिव होता है, और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एसोसिएटिव होता है। यानी एक संक्रिया के साथ साथ ही दूसरी संक्रिया के साथ भी सेम कंडीशंस को या सेम जो इसके गुणधर्म है उनको क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है यहाँ पर। तीसरी बात है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये जो सेट है वो योगात्मक संक्रिया के साथ, कि पूर्णांकों का समुच्चय योगात्मक संक्रिया के साथ आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तो गुणात्मक के लिए भी करता है, क्योंकि पूर्णांकों के समुच्चय में 1 एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये भी आइडेंटिटी को शो कर रहा है यहाँ पर। उसके बाद बात करते हैं इनवर्स एलिमेंट की। तो इनवर्स एलिमेंट आप जानते हो कि इंटीजर्स में इनवर्स एलिमेंट सदैव एडिशन वाले होते हैं। तो इनवर्स एलिमेंट यहाँ तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ नहीं कर पाता हो, क्योंकि आप जानते हो कि मल्टीप्लिकेशन के लिए जो पूर्णांक है वो इनवर्स को एग्जिस्ट नहीं करा पाते। -3 का जो इनवर्स होता है मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत वो 1/-3 होता है, जो कि एक इंटीजर्स नहीं है यहाँ पर।
तो इसके कारण देखो इसने बाकी की 3 जो कंडीशन है उसको तो फुलफिल किया यहाँ पर, लेकिन आगे जाके चौथी जो कंडीशन है उसमें क्या होगा, ये आउट हो गया। 5वीं कंडीशन बात करो कॉम्यूटेटिव, तो यहाँ ये तो कॉम्यूटेटिव हो रहा था, ये तो साथ में यहाँ पर भी ये भी क्या हो रहा था, कॉम्यूटेटिव हो रहा था, क्योंकि पूर्णांक गुणन संक्रिया के लिए क्या होते हैं, कॉम्यूटेटिव होते हैं। तो हमने क्या देखा कि एक सेट केवल एक ऑपरेशन के लिए नहीं, दो ऑपरेशंस के लिए जो हमने गुणधर्म पढ़े थे उन सभी को क्या कर रहा है, वो फुलफिल कर रहा है वहां पर, कि जो मैथमेटिक्स की जो आधारी जो गुणधर्म होते हैं कि समवृत्ता, साहचर्यता, प्रतिलोम अवयव, तत्समक अवयव, जो कि होना अनिवार्य है किसी भी सेट को मैथमेटिक्स के अंदर शामिल करने के लिए, तो उन सभी में ये जो गुण है केवल एडिशन के साथ साथ मल्टीप्लिकेशन के लिए भी वेरीफाई हो रहे हैं, केवल इसको छोड़कर गुणात्मक को। तो अब ऐसे सेटों को किस चीज के अंतर्गत रखा जाए कि जो एक ऑपरेशन के लिए नहीं, 2 या 2 से अधिक ऑपरेशंस के लिए भी क्या कराते हैं कि हमारे जो गणित के जो गुणधर्म है जिनको हम कहते हैं समवृत्ता, साहचर्यता, तत्समक, प्रतिलोम अवयव, कॉम्यूटेटिव, क्रमनियमितता, इन सभी को वो एक ऑपरेशन के अलावा भी अन्य ऑपरेशंस के लिए भी क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो उनके लिए फिर नई चीज का कंसेप्ट आया सामने और उसका नाम क्या दिया, रिंग। कि जैसे यहाँ पर हमने कि जब हमारे जो उन 4-5 गुणधर्म थे उनको फॉलो करने के बाद कोई भी सेट ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, यानी उसको ग्रुप के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है, या मैथमेटिक्स में उन सभी जो कि इस तरीके के चारों गुणधर्मों को यदि वेरीफाई करते हैं तो उनको हम ग्रुप के नाम से जानते हैं, चाहे वो पूर्णांक हो या कोई नेम हो या कोई वस्तुओं का कोई सेट हो, कैसा भी सेट हो, उसको हमने किसके अंतर्गत शामिल कर लिया था, कंप्लीट को ग्रुप के अंतर्गत। तो ठीक उसी प्रकार से कि यदि हमारे पास कोई ऐसा सेट और हो जो कि योग के साथ साथ गुणन के लिए, दोनों के लिए वो सारे गुणधर्मों को फॉलो करता हो या कुछ को छोड़कर कुछ को वो वेरीफाई करता हो वहां पर, तो ऐसी चीजों को हमने क्या नाम दिया, फिर एक नए सेट रिंग के नाम से दिया यहाँ पर, रिंग। कि जब हमारे पास कोई भी सेट एक नहीं 2 ऑपरेशंस के साथ, कौन कौन से, नॉर्मल एडिशन एवं नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के साथ, यदि वो कुछ गुणधर्म जो कि ग्रुप से रिलेटेड तथा कुछ दूसरी संक्रिया जो गुणात्मक है उससे रिलेटेड, यदि कुछ गुणधर्मों को यदि वो वेरीफाई करता है, जो कि यहाँ पर जो मेंशन की जाएंगे वहां पर कि कौन कौन से गुणधर्मों को वेरीफाई करेगा तो जाके ये रिंग बनेगा वहां पर, तो उनका नाम जैसे यहाँ पर ग्रुप था इस सेट के लिए स्टार संक्रिया के साथ में, तो ठीक उसी प्रकार से इस सेट R का इन दोनों ऑपरेशंस के साथ में जो नई जो बीजीय संरचना बनेगी 2 ऑपरेशंस के साथ वाली, वह क्या कहलाएगी, रिंग कहलाएगी। कब कहलाएगी, जब वो कुछ विशेष गुणधर्मों का क्या करे, पालन करे। लेकिन यहाँ पर नेसेसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये दोनों ऑपरेशंस के लिए ये होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर सिर्फ एक ऑपरेशन के थी तो उनको हमने किसमें शामिल किया, ग्रुप में। फिर ग्रुप के हमने कुछ क्लासिफिकेशन पढ़ी, आवेली ग्रुप, क्रमचय ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप यहाँ पर, ठीक है, और भी होते हैं डिहाइड्रल ग्रुप वहाँ पर, ठीक है। तो वो हमारे पास कुछ और ग्रुप भी होते हैं जो कि हमारे सिलेबस में वो नहीं है, जो आगे जब एमएससी पढ़ेंगे तो वहां पर वो चीजें होंगी वहां पर। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे पास रिंग में भी ऐसा होता है कि जब 2 ऑपरेशंस के साथ कोई सेट कोई बीजीय संरचना बनाता है, जब 2 ऑपरेशन कौन से, साधारण योग तथा मल्टीप्लिकेशन के साथ जब कोई भी समुच्चय बीजीय संरचना बनाता है और वो रिंग के गुणधर्मों को यदि पालन करता है तो उस कंडीशन में वह सेट क्या कहलाता है, रिंग कहलाती है वहां पर। अब रिंग कोई ये नहीं है केवल नेम है यहाँ पर, कि जब कोई सेट, अब ये सेट कैसा भी हो सकता है कि ये नंबर्स का सेट हो सकता है, या जो सेट की जो डेफिनेशन होती है कि सुपरिभाषित वस्तुओं, व्यक्तियों या नामों का जो संगठन है या जो कलेक्शन है वो आपका क्या होता है, सेट होता है। तो इसमें भी उन सभी चीजों को शामिल किया जा सकता है कि नंबर भी आ सकते हैं, या कोई आप कोई अलग चीज से कोई सेट डिफाइन कर रहे हो तो वो भी आ सकती है, सब के सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, इसके अंतर्गत। लेकिन यहाँ पर इन दोनों ऑपरेशंस के तहत वो उन कंडीशंस को फुलफिल करनी चाहिए जो कि रिंग के अंतर्गत हम मानते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, तो जैसे कि हमने माना कि हमारा कोई भी सेट रिंग बन गया यहाँ पर, अब रिंग के भी उसी तरीके से कुछ टाइप होंगे, कुछ नेम होंगे कि कौन कौन सी रिंग होगी वहां पर, ठीक है। जैसे उनके नाम है यहाँ पर, आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे, पूर्णांकीय वलय, तत्समकीय वलय, ठीक है, इकाई सहित वलय, शून्य भाजक रहित वलय, शून्य भाजक सहित वलय, ठीक है, बूलियन वलय, ये हमारी कुछ उसके टाइप्स हैं वहां पर, तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो वो भी जैसे यहाँ पर ग्रुप के वो नेम थे, स्पेशल केस थे उन गुणधर्मों को रखने के कारण, क्योंकि ग्रुप तो जनरल सी बात है, 4 प्रॉपर्टियों के साथ कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ग्रुप बन जाता है यदि चारों प्रॉपर्टियों को फुलफिल करता है। लेकिन वो आबेली कब बनता है, जब वो 5 ही प्रॉपर्टी किसको, क्रमनियमितता को फुलफिल करता है, तब जाके वो आबेली बनता है। क्रमचय ग्रुप के लिए आपने अलग से देखा था कि ये सेट फंक्शंस के ऊपर डिफाइन होता है वहां पर। दूसरा हमने पढ़ा था साइक्लिक ग्रुप कौन सा होता है, कि जब एलिमेंट इस रूल को फॉलो कर रहे हो कि पर्टिकुलर किसी एक एलिमेंट के द्वारा पूरे सेट को जनरेट किया जाता हो, तो उस कंडीशन में बनने वाला ग्रुप आपका साइक्लिक ग्रुप होता था वहां पर, ठीक है। तो ये जो ग्रुप है ये कुछ इन अलग से कंडीशंस को और रख रहा था, इस कारण से अलग अलग नामों से वो जाना जाता था। तो ठीक उसी प्रकार से हमारी कोई भी वलय कुछ स्पेशल केसों को अपने साथ और इंक्लूड करती होगी, तब जाके वो अलग अलग नामों से वो पहचानी जाएगी। फिर आता है क्या नेक्स्ट यहाँ पर,
कि जैसे हमने यहाँ पर ग्रुप को डिवाइड किया था सब ग्रुप में, कि ग्रुप का एक छोटा भाग ग्रुप का या तो खुद ग्रुप के बराबर या उससे छोटा भाग एक सब ग्रुप बन जाता था, ठीक उसी प्रकार से हमारे पास यहाँ पर इस रिंग का कोई छोटा भाग या उसके बराबर बिल्कुल क्या बन जाएगी, सब रिंग बन जाएगी। दोनों को कोरिलेटेड के पढ़ो, जैसा आपने ग्रुप के अंतर्गत जो पढ़ा था उसी के अंतर्गत रिंग भी आपको उसी तरीके से ले जाती हुई मिलेगी आपको, कि जैसे हमने यहाँ पर ग्रुप के लिए सब ग्रुप पढ़ा था तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, सब रिंग पढ़ेंगे यहाँ पर। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, कोसेट्स पढ़े थे। यहाँ पर क्या पढ़ा था कि किसी सब ग्रुप को लेकर हमने कोसेट्स पढ़े थे। तो जैसा कोसेट्स वहां पर किसी भी ग्रुप को छोटे छोटे पार्टों में जो डिवाइड करने का जो तरीका था कोसेट्स के माध्यम से, वैसे ही यहाँ पर आइडियल्स के नाम से है। यहाँ पर क्या पढ़ोगे, उसके अंतर्गत आप आइडियल्स के नाम से पढ़ोगे। जो चीज यहाँ पर कोसेट्स पढ़ी थी वही रिंग के लिए किसके रूप में पढ़ोगे, आइडियल्स के रूप में। और आगे बढ़ो, हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, विभाग ग्रुप। यहाँ पर तो यहाँ पर भी पढ़ेंगे, उसका नाम क्या लेंगे, आइडियल्स के, उसको पढ़ेंगे हम यहाँ पर। जैसा हमने यहाँ पर विभाग ग्रुप पढ़ा था ना, वैसे उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें पढ़ना पड़ेगा, उसको बोलते हैं हम, एक मिनट, हाँ, तो जहां पर हमने यहाँ पर विभाग ग्रुप पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार से रिंग के अंतर्गत क्या होंगे, खंड वलय। जैसे यहाँ पर हमने इसको पढ़ा था खंड ग्रुप, तो वैसे यहाँ पर क्या होंगी, खंड वलय, उसी के नाम के अकॉर्डिंग होगी यहाँ पर विभाग या खंड वलय, या तो विभाग वलय कह दोगे या आप क्या कह दोगे, खंड वलय। अब जैसा ग्रुप के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से क्लासिफिकेशन इनमें हम यहाँ पर कर रहे हैं, कि जब रिंग के अंतर्गत कुछ गुणधर्म शामिल होते जाते हैं तो वह अलग अलग नामों के द्वारा और आगे बढ़ती जाती है यहाँ पर। जैसा पार्टीशन हमने ग्रुप के अंतर्गत किया था कि ग्रुप क्या होता है, कोई सेट होता है, तो उस सेट के अंतर्गत वो विशेष गुणधर्मों का पालन करता है, इस कारण से वो ग्रुप कहलाता है। फिर हमने पढ़ा था कि ग्रुप के भी यदि आप उसमें से कोई छोटा पार्ट ले लो तो सब ग्रुप बन जाता था, और यदि पूरे ग्रुप को आप कुछ पार्टों में डिवाइड कर दो, जैसे यहाँ पर पूरा ग्रुप था और इसको हम कुछ पार्टों में अलग अलग ग्रुप में इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ पर ये अलग अलग उसको भागों में बांट के उसके एलिमेंटों को यहाँ पर, तो ये इसके क्या बन गए थे, कोसेट्स बन गए थे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ रिंग को यदि आप इस तरीके से यदि डिवाइड करोगे तो वो क्या बन जाएंगी, आइडियल्स बन जाएंगी, उनको बोलते हैं गुणजावली। तो जैसा मैं कहना चाहता हूं कि जैसा आपने ग्रुप के अंतर्गत पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार से हम किसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं, सब कुछ अब रिंग के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। बस दोनों में फर्क इतना है कि जो ग्रुप होता है वो पर्टिकुलर एक ऑपरेशन के तहत होता है, और जो रिंग होगी वो क्या होंगी, दो ऑपरेशंस के तहत होंगी। और ऑपरेशन कौन सा होगा, साधारण योग तथा साधारण गुणा। तो बात समझ आ गई सभी को कि हम रिंग को क्यों पढ़ते हैं, कि जब हमारे पास कोई भी सेट एक ऑपरेशन के साथ साथ किसी दूसरे ऑपरेशन के साथ भी कुछ ग्रुप के गुणधर्म रखता हो तथा कुछ मल्टीप्लिकेशन के साथ जो हमारे पास गुणन संक्रिया वाली जो है उसके तहत भी कुछ गुणधर्मों को रखता हो, तो वह जो सेट है वो हमारा क्या बन जाता था, रिंग बन जाता था। तो लिखते हैं सबसे पहले रिंग की डेफिनेशन, कि रिंग हम कौन से सेटों को हम रिंग कहेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले बात आती है दो ऑपरेशंस की। यहाँ पर सबसे पहले किसके लिए आती है, दो ऑपरेशंस के तहत यहाँ पर बात आती है। मैं लिखता हूं रिंग वलय। तो डेफिनेशन उसी तरीके से होगी बिल्कुल, यदि कोई अरिक्त समुच्चय, यदि कोई अरिक्त समुच्चय, यदि कोई अरिक्त समुच्चय साधारण योग, साधारण योग, साधारण का योग मतलब जो जनरल हमारा एडिशन होता है वो, तथा साधारण गुणन संक्रिया, साधारण गुणन संक्रिया, साधारण गुणन संक्रिया के लिए या के लिए साधारण गुणन संक्रिया के साथ साथ लिख लेते हैं यहां पर, बीजीय संरचना हो, बीजीय बीजीय संरचना है तथा निम्न गुणधर्मों का पालन करता है, तो वह समुच्चय वलय या कहीं इसको रिंग कहलाता है। अब जो निम्न गुणधर्म है वो कौन से हैं आपको समझने हैं। पहला है गुणधर्म कौन सा, जैसे हमने आपको ग्रुप के लिए पढ़ा था, पहला गुणधर्म क्या है। अब यहाँ पर आपको एक चीज तो यही समझ में आ गई होगी कि हमने क्या बीजीय संरचना लिखा है इसको,
किस किस के लिए? कि जो हमारा अरिक्त समुच्चय है वो क्या साधारण योग तथा साधारण गुणन के लिए बीजीय संरचना। बीजीय संरचना का मतलब क्या होगा, समझ रहे हो आप? द्विचर संक्रियाएं, कि जो यदि मेरा सेट यदि कोई ए है तो उसके ऊपर दो ऑपरेशन पहले से ही अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बना रहे थे ये, यानी जो एडिशन है वो भी क्या था यहाँ पर, बाइनरी ऑपरेशन था, बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। और जो गुणन था वो भी यहाँ क्या था, बाइनरी ऑपरेशन। और बाइनरी ऑपरेशन आप किस नाम से जानते हो? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी यानी एडिशन के लिए भी पहले से ही क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता था और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्या करता था, वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता था। तो हमारे पास दो ऑपरेशन तो पहले से ही थे इसके लिए, कि एक तो कौन सा, एडिशन के लिए भी क्लोजर और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्लोजर। तो हमारे पास दो गुणधर्म तो यहाँ पर जैसे हमने इसको बीजीय संरचना कहा वो अपने आप ही हमारे डेफिनेशन में इंक्लूड हो गए। अब हमारा पहला जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा कि R1, पहला रिजल्ट के लिए हम क्या लिखते हैं कि जो आपका सेट है, मैं इसको लिखता हूँ अरिक्त समुच्चय R लिख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ताकि हम उसको नाम जब लिखेंगे तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या लिखा, अरिक्त समुच्चय R। तो R योगात्मक संक्रिया, तो मैंने क्या लिखा इसको कि R प्लस आबेली ग्रुप हो, कि जो हमारा R है जिसको नॉन एम्प्टी सेट कह रहे थे वो क्या हो, योगात्मक संक्रिया के साथ तो क्या हो, आबेली ग्रुप हो, यानी जैसा ग्रुप के अंतर्गत पढ़ा था उसके साथ साथ ये कंप्लीट क्या हो, आबेली ग्रुप बनाता हो इस योगात्मक संक्रिया के साथ। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, R2। R2 है कि फॉर ऑल A, B, C इज द एलिमेंट ऑफ R, कि A, B, C की प्रत्येक तीन अवयवों के लिए जो हमारा R है वो गुणन संक्रिया के साथ सदैव क्या दर्शाता हो, एसोसिएटिव लॉ दर्शाता हो। दोबारा फिर से सुनिए, मतलब योगात्मक संक्रिया के साथ तो आबेली ग्रुप है, यानी जो ग्रुप की जो सारी कंडीशन है वो योग संक्रिया के लिए वो तो पहले से फुलफिल हो गई इसमें, साथ के साथ गुणन संक्रिया के लिए क्या दर्शाए, वो एसोसिएटिव, साथ के साथ वो गुणन संक्रिया के लिए क्या दर्शाए, एसोसिएटिव, ठीक है। ये हो गई हमारी दूसरी प्रॉपर्टी, साहचर्यता। तीसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई, R3। R3 का मतलब क्या हो गया कि फॉर ऑल A, B, C इज द एलिमेंट ऑफ, यदि R यानी जो हमने नॉन एम्प्टी सेट जिसको कहा था उसके यदि तीन एलिमेंट लिए हैं तो इनके लिए क्या रिजल्ट होना चाहिए कि A डॉट B प्लस C बराबर परिणाम आना चाहिए क्या, AB डॉट प्लस A का B के साथ बंटन और फिर A का C के साथ बंटन, यानी मैंने क्या लिखा, वाम बंटन, गुणन की वाम बंटन, गुणन की योग पर बंटनता, कि हमारा जो भी हम जिसको रिंग कहना चाहते हैं वो गुणन संक्रिया योग पर क्या होनी चाहिए, बंटन नियम का पालन करनी चाहिए वो। अब की बार हमने जो ए है उसको कहां अप्लाई किया, लेफ्ट हैंड साइड, इस कारण से इसको हम क्या करें कि ये वाम बंटनता है, गुणन की इस योग पर क्या है, वाम बंटनता है, तथा साथ के साथ हमारे पास दक्षिण जो बंटनता है वो भी यहाँ पर क्या होनी चाहिए, अप्लाई होनी चाहिए, कि चाहे लेफ्ट की तरफ से मल्टीप्लिकेशन लगे चाहे राइट की तरफ से मल्टीप्लिकेशन लगे, लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन है वो एडिशन के ऊपर सदैव क्या होना चाहिए, बंटन होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से दक्षिण बंटनता, वही गुणन की योग पर दक्षिण बंटनता। तो यदि हमारा वो सेट जो R है जिसको हमने कहा था कि अरिक्त समुच्चय है, वो यदि इन तीनों प्रॉपर्टियों को फुलफिल करता हो तो उस कंडीशन में हमारा सेट R क्या कहलाएगा, एक वलय कहलाएगा। यहाँ पर जहां पर हमने पहली प्रॉपर्टी में पूरी की पूरी जो हमारी जो चार प्रॉपर्टी थी उनको इंक्लूड करके एक साथ लिख दिया, कौन कौन सी, साहचर्यता, तत्समक अवयव, प्रतिलोम अवयव तथा क्रमनिर्मितता। बाकी जो पांचवी प्रॉपर्टी बचती है क्लोजर प्रॉपर्टी, वो तो बीजीय संरचना कहने के साथ ही वो आ गई यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से चार प्रॉपर्टी तो यहाँ शामिल हो गई। पांचवी कौन सी हो जाएगी, गुणन संक्रिया के लिए क्या होना चाहिए, वो एसोसिएटिव होना चाहिए। फिर तीसरा कौन सा हो जाएगा रूल नंबर, कि गुणन की योग पर बंटनता वहां पर वेरीफाई होनी चाहिए, कि योग पर सदैव गुणन जो संक्रिया है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो, इस तरीके से होनी चाहिए वो। अब आप इस गुणन को चाहे लेफ्ट से अप्लाई करो चाहे आप राइट से अप्लाई करो, कोई अंतर नहीं आना चाहिए इनमें यहाँ पर, यानी दोनों के दोनों ही डिफाइन होनी चाहिए। लेफ्ट तरफ से ले रहे हो तो लेफ्ट वाला रिजल्ट आना चाहिए, राइट तरफ से ले रहे हो तो राइट वाला रिजल्ट आना चाहिए। यहाँ पर कहने की बात ये है कि गुणन योग पर क्या होना चाहिए, बंटन होना चाहिए यहाँ पर। तो ये हमारी किसकी डेफिनेशन है, ये रिंग की डेफिनेशन है। बस फर्क कितना सा है आपका, कि वहां जब ग्रुप पढ़ाता था वहां पर भी यही था कि यदि अरिक्त समुच्चय
जो भी आपका जी साधारण योग है उसके लिए हमने जनरल ऑपरेशन यूज में लिया था कि किसी संक्रिया स्टार के लिए यदि वो निम्न अभिग्रहितों का पालन करता है तो वह क्या बन जाता था, ग्रुप बन जाता था। यहां पर भी सेट ही है और वो भी कौन सा है, नॉन एम्प्टी है, लेकिन हमारा सेट अब की बार दो ऑपरेशन को इंक्लूड कर रहा है, साधारण योग तथा साधारण गुणन। अब इसको इंडिकेट कैसे करेंगे, नोट वलय को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, आर कोमा प्लस कोमा डॉट, इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। हम उसमें दो ऑपरेशन को एक साथ लगाते हैं। इस कारण से हमारा जो नॉन एम्प्टी सेट है वो इन ऑपरेशन के तहत इन गुणधर्मों का पालन करने के कारण क्या बन जाता है, एक वलय बन जाता है यहाँ पर, यानी उन्हें हम वलय की श्रेणी में रखते हैं ऐसे समुच्चयों को यहाँ पर। अब वलय केवल एक नाम है, यानी जो हम सेट जो हम ले रहे हैं अलग अलग प्रकार के, उन सेटों को आप किसके अंतर्गत शामिल कर सकते हो या मैथमेटिक्स की किस ब्रांच के अंतर्गत आप उन्हें शामिल कर सकते हो। अब वलय के अंतर्गत शामिल कर लिया तो हम जानते हैं कि ये इन गुणधर्मों का सदैव पालन करेगा ये सेट यहाँ पर, तो इस चीज का हमें वहां पर बेनिफिट मिलता है उनको इस तरीके से स्टडी करने में यहाँ पर, ठीक है। या यूं कहें कि सेटों के क्लासिफाई करने में कि कौन सा सेट किस के अंतर्गत जा सकता है। तो यदि हमारा कोई नॉन एम्प्टी सेट हो और वो योग तथा गुणा के लिए इन गुणधर्मों का यदि पालन करता हो तो आप उसे किसके अंतर्गत रख सकते हो, वलय के अंतर्गत आप उसे रख सकते हो। अब ये जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है, इसी में यदि मैं इसको दोबारा लिखूं या करके लिखूं तो मैं इसको कैसे इंडिकेट कर सकता हूं, R1 पहली प्रॉपर्टी में कैसे लिखूंगा, यहाँ पर मैं इसको खोलकर लिखूं तो, क्योंकि मुझे आवेली को खोलना है तो आवेली के अंतर्गत जो हमारे गुणधर्म थे उन सभी को मैं खोल के यहाँ पर लिख दूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो R1 के अंतर्गत क्या आएगा यहाँ पर हमारा कि जो G है या जो R है आपका वो क्या हो, योग के R प्लस, या यूं कहूं कि जो R है प्लस संक्रिया के लिए सबसे पहले क्या हो, साहचर्य हो। पहला काम मैंने क्या किया कि R1 इस योग संक्रिया के लिए क्या हो, एसोसिएटिव हो यहाँ पर। दूसरा क्या हो जाएगा, R2 के लिए क्या लिखूं, जो R है वो योग के लिए क्या प्रदान करे, मुझे तत्समक अवयव प्रदान करे। R में प्लस संक्रिया के लिए क्या हो, तत्समक अवयव विद्यमान हो, ठीक है। R3 के रूप में मैं क्या लिखूंगा कि R में योग के लिए या प्लस के लिए प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है। ये हमारा कौन सा हो गया, R3। R4 के रूप में किसको लिखूंगा मैं, क्योंकि मुझे उसको पूरा जो आवेली ग्रुप है ना उसकी चारों प्रॉपर्टियां मुझे यहाँ पर लिखनी है। तो 3 तो मैंने यहाँ लिख दी, चौथी क्या आ जाएगी कि R प्लस के लिए क्रम विनिमय है, प्लस का मतलब योगात्मक संक्रिया, क्रम विनिमय है, ठीक है। तो ये तो हमने सारी चीजें शामिल कर ली यहाँ पर। अब हमारे पास यानी R1 तो पूरा कंप्लीट होकर 4 भागों में डिवाइड हो गया। अब आता है R2, तो R2 के लिए फिर क्या लिख देंगे यहाँ पर, R5 लिख देंगे यहाँ पर। तो R5 में क्या शामिल होगा कि फॉर ऑल A, B, C इज द एलिमेंट ऑफ R। फॉर ऑल A, या सीधा लिखो गुणन संक्रिया। अगला क्या होगा, गुणन संक्रिया के लिए, एक मिनट, अगला क्या होगा गुणन संक्रिया के लिए, R साहचर्य हो, ठीक है। तो वही बात है जो ऊपर हमने डेफिनेशन में लिखी है, वो इसी चीज को खोलकर हम यहाँ पर लिख रहे हैं। यहाँ पर R1 में हमने सारी चीजें इंक्लूड करी, इस कारण इसको क्या कह दिया कि आवेली ग्रुप कह दिया पूरे को, कि यदि जो R है वो योगात्मक संक्रिया के साथ आवेली होने के जो सारे गुणधर्म हैं उनको यदि फॉलो करता हो तो वहां का R1 कंप्लीट करेगा एक साथ पूरा का पूरा, उसको प्लस संक्रिया के साथ ग्रुप प्रूव करना, और वो भी कौन सा, आवेली वाला। बाकी ये 2 प्रॉपर्टी हमारे पास अलग से, ये कौन सी हो गई, गुणन संक्रिया के लिए साहचर्य, तो इसको मैंने किस नाम से लिख दिया, R5। और छठा क्या लिखूंगा यहाँ पर, गुणन योग पर बंटन हो, गुणन योग पर बंटन है। तो ये हमारी क्या होगी, 6 प्रॉपर्टी हो गई यहाँ पर। तो चाहे आप इस तरीके से उसे डिफाइन करो, चाहे आप इस तरीके से डिफाइन करो, इस तरीके से करोगे तो भी आपको यही लिखना होगा
कि यदि अरिक्त समुच्चय R साधारण योग तथा साधारण गुणन संक्रिया के साथ बीजीय संरचना है तथा निम्न गुणधर्मों का पालन करता है तो वह क्या है, एक वलय कहलाता है। जहां पर गुणधर्म कौन से हो जाएंगे, R1 योग संक्रिया के लिए साहचर्य, योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव एक्जिस्टेंस, तीसरा योग संक्रिया के लिए प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव विद्यमान होना चाहिए, योग संक्रिया के लिए क्या होना चाहिए, वो क्रमिन में होना चाहिए, पांचवा है गुणन संक्रिया के लिए साहचर्य होना चाहिए, और छठा है गुणन की योग पर क्या होनी चाहिए, बंटनता होनी चाहिए। अब बंटनता के लिए आपने देखा ही था कि वो लेफ्ट साइड से भी होना चाहिए तथा राइट साइड से भी यहाँ पर होना चाहिए वहां पर। तो जब हमने एक बार बंटन यूज में लिया है तो इसका मतलब वो बोथ ऑफ साइड से, कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों तरफ से क्या होना चाहिए, वो बंटन वहां पर होना चाहिए। तो ये हमारी किसकी डेफिनेशन है, ये वलय की डेफिनेशन है। तो ज्यादा कुछ अंतर नहीं है ग्रुप में तथा वलय में, यहाँ पर एक सीमित सा अंतर है। यहाँ पर अभी तक हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है वो आपकी रिंग की क्या है, मूल डेफिनेशन है यहाँ पर, ठीक है। अब यदि इसमें यदि थोड़ा बहुत या इनकी जो प्रॉपर्टी है उनमें कोई नई प्रॉपर्टी और ऐड हो जाएगी तो उसके बेसिस पे हमारे पास क्या निकल कर आते हैं, टाइप ऑफ रिंग्स निकल कर आते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्या होगा, रिंग के प्रकार, टाइप ऑफ रिंग्स, रिंग के प्रकार। टाइप्स ऑफ रिंग। तो टाइप्स ऑफ रिंग में देखिए सबसे पहले हमारे पास, सबसे पहला आता है हमारे पास तत्समकी वलय। सबसे पहला हमारे पास क्या आता है, तत्समकीय वलय। उसके बाद आता है हमारे पास दूसरा क्रम विनिमय वलय, क्रम विनिमय वलय। फिर आता है हमारे पास शून्य भाजक सहित। नेक्स्ट आता है शून्य भाजक रहित वलय, शून्य भाजक रहित वलय। उससे अगला आता है हमारे पास फिर पूर्णांकीय प्रांत वलय, पूर्णांकीय प्रांत। उसके बाद आता है हमारा बूलियन वलय, बूलियन वलय। उसके बाद आता है हमारे पास पी रिंग। एक आता है हमारे पास विषम क्षेत्र, और लास्ट में जाके आता है हमारे पास क्षेत्र। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारी जो मूल डेफिनेशन जो वलय की थी वो तो हमने शुरुआत में पढ़ी ली यहाँ पर। अब देखिए आगे यहाँ पर, तो यदि हमारी कोई वलय उन मूल जो हमारे पास जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी या जो शुरुआत की जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वलय, उनके अलावा भी यदि उसमें कुछ और गुण भी हो वहां पर, कि यदि उन गुणों के अलावा भी यदि वहां पर कुछ और गुण भी हो तो उन्हीं के बेसिस पे उन वलयों का क्या होता है, नाम होता है वहां पर। तो सबसे पहले बात करते हैं तत्समकीय वलय। अब आपने एक बात और समझी होगी यहाँ पर कि हमने जब वलय की जो मूल डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें सबसे पहले ही कह दिया था कि जो R है वो योग संक्रिया के साथ क्या हो, आवेली ग्रुप हो। अब जब आवेली की बात होगी तो आवेली में तो सारी चीजें अपने आप ही शामिल होगी, यानी योग संक्रिया के लिए तो आप देखो ना तो तत्समक अवयव ढूंढने की जरूरत क्योंकि ऑलरेडी उसमें शामिल है, ना आपको उसमें या क्यों कहें कि प्रतिलोम अवयव ढूंढने की जरूरत है तो वो भी वहां पर शामिल है। तो वहां पर तो आपको उस पर तो कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि वहां तो सारे गुणधर्म पहले से ही क्या हो रहे हैं, सेटिस्फाई हो रहे हैं। लेकिन गुणन संक्रिया के लिए सिर्फ केवल और केवल दो गुणधर्म वहां पर सेटिस्फाई हो रहे थे। पहला तो कौन सा हो रहा था, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने वहां पर जब पढ़ा था कि नॉन एम्प्टी सेट बाइनरी ऑपरेशन के तहत या कहा था उसको बीजीय संरचना कहा था वहां पर। ठीक है, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी तो वहां शामिल हो गई उसमें अपने आप। फिर हमने जब इनकी डेफिनेशन पढ़ी तो साहचर्य नियम की वजह से साहचर्य नियम वहां शामिल हो गया, यानी हमारे पास जो 5 गुण होते हैं जो हमारे पास जैसे योग वाली के लिए थे
ठीक उसी प्रकार से गुणनवाली के लिए भी 5 नियम और बचते हैं, तो उनमें से 2 तो अपने आप ही रिंग की डेफिनेशन में आ जाते हैं। अब बचते हैं कितने, 3 यहाँ पर। तो तीनों के बेसिस पे ही हमारे पास 3 वलय निकल कर आती है यहाँ पर। सबसे पहली तो कौन सी आती है हमारे पास, तत्समकीय वलय। यदि वलय r प्लस डॉट, ये तो आपकी वलय हो गई हो, यदि वलय r प्लस डॉट में गुणन तत्समक, गुणन तत्समक क्या होता है आपका, क्योंकि ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के लिए सदैव कौन सा एलिमेंट होता है, गुणन। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के लिए सदैव कौन सा एलिमेंट होता है, तो हम बात करें यदि वलय r में गुणन तत्समक अवयव इकाई विद्यमान है, ठीक है, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, तत्समकीय वलय कहलाएगी। तत्समकीय वलय का दूसरा नाम इकाई वलय भी है, इसको और अन्य नाम से क्या कहते हैं, इसको इकाई वलय, क्योंकि यहाँ पर इकाई जो यानी यूनिट जो एलिमेंट है वो एग्जिस्ट करता है, इसके कारण इसको क्या कहते हैं, इकाई वलय। तो इसके लिए क्या खास बात होगी कि जो हमारे पास जो हमने मूल डेफिनेशन पढ़ी थी वलय की, उसमें एक चीज और शामिल हो जाएगी, आइडेंटिटी। जो मल्टीप्लिकेटिव जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो वहां पर शामिल हो जाएगा। क्रम विनिमय वलय, क्रम विनिमय के लिए आपको पता है कि योग के लिए तो पहले से ही क्रम विनिमय थी, बचा कौन था, गुणन वाला। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यदि वलय r गुणन के लिए क्रम विनिमय है, गुणन के लिए क्रम विनिमय है यहाँ पर, तो वो कौन सी हो जाएगी, हमारी क्रम विनिमय वलय हो जाएगी, क्योंकि वहां पर जो गुणन की जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, लेकिन यदि उसमें क्रम विनिमय का जो नियम है गुणन के लिए वो भी यदि शामिल हो जाए तो उसका नाम क्या हो जाएगा, क्रम विनिमय वलय हो जाएगा। फिर है आपका शून्यभाजक सहित एवं शून्यभाजक रहित। यहाँ पर तो शून्यभाजक सहित किसको कहेंगे यहाँ पर, तो उसके लिए मैं लिख रहा हूं कि यदि R में, यदि पूरा हम इसको पूरा कह रहे हैं ना, पूरा रिंग मानना आप इसको, क्योंकि हमने 2 बार इसमें यूज में ले लिया, तो आप इसको पूरा रिंग मानो आप यहाँ पर। यदि R में a, b इज द एलिमेंट ऑफ R है, तथा कि हमारे पास वलय में क्या है, 2 एलिमेंट a और b हैं और वो R के एलिमेंट है, तथा क्या हो a डॉट b यदि ज्ञात करते हैं और उनका परिणाम यदि 0 आता हो, तो उसके वहां पर यदि a नॉट इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0 यदि हमें मिल जाए वहां पर कि कोई भी 2 एलिमेंटों के लिए उनका यदि गुणनफल यदि 0 हो रहा है, तो उसके तहत ही a भी 0 नहीं होना चाहिए और b भी 0 नहीं होना चाहिए, और उसके बाद भी इनका मल्टीप्लिकेशन यदि 0 आ जाता है वहां पर, तो उस कंडीशन में हम उस वलय को क्या कहेंगे, शून्यभाजक सहित कहेंगे उसको। ठीक है, क्या कहेंगे, शून्यभाजक सहित वलय कहेंगे उसको। वहां पर रिंग विद 0 डिवीजन, यहाँ पर शून्यभाजक सहित क्या कहेंगे, रिंग विद 0 डिवीजन, रिंग विद 0 डिवीजन, 0 डिवीजन। ठीक है, इसको कहेंगे हम रिंग विद 0 डिवीजन। यहाँ पर अब आती है शून्यभाजक रहित वलय की। यहाँ पर यदि R में a, b इज द एलिमेंट ऑफ R है, तथा ये केवल एक जोड़े के लिए ही नहीं, प्रत्येक के लिए संभव, प्रत्येक के लिए कोई जरूरी नहीं है, केवल हमें केवल एक जोड़ा ऐसा मिल जाए वहां पर, कहीं पर भी जितने भी एलिमेंट हो, फाइनाइट एलिमेंट हो चाहे इनफाइनाइट एलिमेंट हो, कहीं पर भी हमें एक जोड़ा ऐसा मिल जाए कि वहां पर उनका मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है बट वो खुद क्या नहीं है, 0 नहीं है, तो उस कंडीशन में उसको क्या बोलेंगे, रिंग विद 0 डिवीजन। यहाँ पर दूसरा है यदि R में a, b इज द एलिमेंट ऑफ R है, तथा a डॉट b इज इक्वल टू R इंप्लाइज दैट कि या तो a बराबर 0 हो या b बराबर 0 हो। तो यदि उन दोनों का गुणनफल वहां पर हो रहा है और वो 0 हो रहा है, तब वहां पर या तो पहले वाला 0 होना चाहिए या दूसरा वाला 0 होना चाहिए, दोनों में से कोई ना कोई एक 0 हो, तब जाके उसका आंसर 0 हो, तो उस वलय को क्या कहेंगे हम, शून्यभाजक रहित वलय, रिंग विदाउट 0 डिवीजन। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे, रिंग विदाउट 0 डिवीजन, 0 डिवीजन। ठीक है, ये हमारे पास वो वलय होगी। यहाँ पर पूर्णांकीय प्रांत वलय, इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन के लिए देखो कि कोई भी वलय R पूर्णांकीय प्रांत वलय कब कहलाएगी, यदि वलय R इकाई सहित है, इकाई सहित है, कोमा क्रम विनिमय है,
क्रम विनिमय है, और तथा ए क्या हो, शून्य भाजक रहित हो। और तीसरी कौन सी कंडीशन आएगी इसमें, शून्य भाजक सहित, रहित, शून्य भाजक रहित है। तो कोई भी वलय R इकाई सहित है, प्लस क्रम विनिमय है, प्लस शून्य भाजक रहित है, तो वह वलय क्या होगी, वह वलय होगा आपका पूर्णांकीय प्रांत वलय, पूर्णांकीय प्रांत वलय होगा वो। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन किसकी आती है, पूर्णांकीय प्रांत वलय की डेफिनेशन आती। तो आप देख क्या रहे हो, यहाँ पर हमारी रिंग तो मूल रिंग वही थी, लेकिन उसमें कुछ क्वालिटीज या कुछ विशेषताएं ऐड होने के कारण ही धीरे धीरे क्या इसके नाम चेंज हो रहे हैं यहाँ पर। कि पहले सबसे पहले तत्सम की वलय, यानी रिंग में यदि आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन के लिए यदि आइडेंटिटी एलिमेंट यदि एग्जिस्ट करता है, तो उस कंडीशन में क्या कहते हैं उसको, इकाई वलय या तत्समकीय वलय कहते हैं उसको। क्रम विनिमय के लिए देखा कि उसमें गुणन के लिए कॉम्यूटेटिव वाला जो गुणधर्म रह जाता है, जो शेष रह जाता है, वो यदि उसमें शामिल हो जाए, तो उस कंडीशन के अंतर्गत वह आपकी क्या कहलाएगी, क्रम विनिमय वलय। यहाँ पर तीसरा था शून्य भाजक सहित वलय। इसके लिए क्या होगा कि यदि कहीं पर भी हमें दो एलिमेंटों का मल्टीप्लिकेशन जीरो मिल जाता है, तब वो खुद क्या नहीं होनी चाहिए, वहां पर जीरो नहीं होनी चाहिए। या यूं कहें कि किन्हीं भी दो नॉन एम्प्टी, किन्हीं भी दो नॉन जीरो एलिमेंट का जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी जीरो हो जाता हो, किन्हीं भी दो नॉन जीरो एलिमेंटों का मल्टीप्लिकेशन यदि जीरो हो जाता हो, तो उस कंडीशन में हमारी वलय क्या बन जाती थी, शून्य भाजक सहित वलय बन जाती थी। शून्य भाजक रहित में क्या होगा कि यदि हमारे पास दो एलिमेंट का जो मल्टीप्लिकेशन है वो जीरो हो, तो उस कंडीशन में उनमें से कोई ना कोई एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, या तो पहला या दूसरा। पूर्णांकीय प्रांत के लिए कि हमारी रिंग तो हो ही गई थी वहां पर, उसके बाद उसमें इकाई सही थी, यानी वो क्या हो, तत्समकीय वलय हो, उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट ऐड हो, क्रम विनिमय वाली जो प्रॉपर्टी है वो भी शामिल हो जाए, और शून्य भाजक रहित वाली प्रॉपर्टी भी शामिल हो जाए, तो उस वलय का क्या नाम बन जाएगा, फिर पूर्णांकीय प्रांत वलय। बूलियन वलय, बूलियन वलय किसको कहेंगे, यदि वलय R का प्रत्येक अवयव, यदि वलय R का प्रत्येक अवयव, वलय R के प्रत्येक अवयव के लिए, यही कहें वलय R के प्रत्येक अवयव के लिए A is the element of R, कि जहां पर क्या कह रहे हैं कि वलय R के प्रत्येक अवयव के लिए, कि for all A is the element of R के लिए implies that कि A स्क्वायर बराबर यदि A हो, तो उस कंडीशन में हमारी वलय क्या बन जाएगी, बूलियन वलय बन जाएगी। वहां पर दोबारा फिर से सुनिए कि यदि हम वहां पर क्या कह रहे हैं, वहां पर कि यदि वलय R के प्रत्येक अवयव के लिए, यानी मैं उसको उस खुद अवयव की खुद से संक्रिया कराऊं, यानी A स्क्वायर ज्ञात कर, उसका परिणाम मुझे वही मिले A, ठीक है, तो उस कंडीशन में उसको वलय को क्या बोलेंगे, बूलियन वलय। अभी केवल एक के लिए नहीं होना चाहिए, उसके प्रत्येक एलिमेंट के लिए ऐसा होना चाहिए। यहाँ पर ये दोनों कंडीशन तो क्या थी कि कोई भी जोड़ा आपको प्राप्त हो जाए, लेकिन ये जो कंडीशन है ये क्या होनी चाहिए, प्रत्येक एलिमेंट के लिए ऐसा होना चाहिए। फीरिंग किसको कहेंगे, वलय R, यदि वलय R में, या इसमें ये भी कह सकते हैं कि कम से कम दो अवयवों वाली, यहाँ पर इसमें एक वर्ड और शामिल हो जाता है कि कम से कम दो अवयवों वाली वलय R में, कि उसमें चाहे वलय चाहे कितनी बड़ी हो, लेकिन न्यूनतम उसमें दो एलिमेंट होना अनिवार्य है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप ये भी ऐड कर सकते थे, कम से कम दो अवयव, यहाँ पर हम ये भी ऐड करेंगे, कम से कम दो अवयव वाली वलय R में। ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी क्या होगा, फीरिंग में भी कम से कम दो अवयव वाली वलय R में, यदि फॉर ऑल A इज द एलिमेंट ऑफ R के लिए इंप्लाइज दैट कि A की पावर B बराबर A, कि वहां पर हमने क्या देखा था कि A स्क्वायर यानी A की पावर 2 होने पर हमें क्या प्राप्त होता था, A प्राप्त होता था। यहाँ पर कह रहे हैं कि पर्टिकुलर किसी P मान के लिए, कि जैसे हमने हमारे पास 4 के लिए कि A की पावर 4 रखी जाती है, यानी उसके प्रत्येक एलिमेंट की पावर यदि 4 रखी जाती है, तो आंसर कितना देता है वो उसी एलिमेंट को आपको लौटा देता है। तो हम उस वैल्यू 4 को लगाते हैं, उसको क्या बोलेंगे, 4 रिंग, 5 होगा तो 5 रिंग बोलेंगे उसको, और 6 होगा तो क्या बोलेंगे, 6 रिंग। तो पी रिंग किसके बेसिस पे है कि जिस एलिमेंट्स को लेकर या जिस वैल्यू को लेकर A की पावर आप लगाते हो, तब परिणाम आपको क्या मिले, A मिले वहां पर। तो उस कंडीशन में हम उसी के बेसिस पे उसको क्या नाम देंगे, पी रिंग नाम देंगे वहां पर।
ठीक है। तो P यहाँ पर क्या होगी, पर्टिकुलर कोई वैल्यू होगी यहाँ पर, तो उसी की बेसिस पे ये। तो P रिंग के लिए हमें क्या प्राप्त हुआ कि यदि हम किसी अवयव के लिए, यदि हमारे पास कोई रिंग है तो उसके प्रत्येक अवयव के लिए यदि हम a की पावर p लगाएं तो उसका परिणाम यदि a ही प्राप्त हो, तथा साथ के साथ क्या हो, तथा pa, यानी p को मैं a से यदि गुणा करूं तो परिणाम में मुझे क्या मिले, 0 फॉर ऑल a इज द एलिमेंट ऑफ r। तो उस कंडीशन में हमारी जो रिंग है वो क्या कहलाती थी, पी रिंग वो कहलाती थी, इस तरीके से। तो ये हमारी किसकी डेफिनेशन होगी, पी रिंग की। अब आती है विषम क्षेत्र की। विषम क्षेत्र किसको कहेंगे, यहाँ पर कम से कम दो अवयवों वाली वलय R के लिए पहली क्या खास बात होनी चाहिए, पहले क्या होनी चाहिए कि वो क्या होनी चाहिए, इकाई सहित होनी चाहिए वो, या क्या होनी चाहिए, इकाई वलय होनी चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरा क्या होना चाहिए, अशून्य अवयवों का प्रतिलोम अवयव विद्यमान है। तो उसके बेसिस पे कि एक तो क्या हो, विषम क्षेत्र के लिए क्या होना चाहिए कि कम से कम दो अवयवों वाली कोई भी वलय आपकी क्या कहलाएगी, विषम क्षेत्र कहलाएगी। वो कब कहलाएगी कि पहले तो वो क्या होनी चाहिए, इकाई वलय, यानी उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए मल्टीप्लिकेशन के लिए। दूसरी बात, प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का जो इनवर्स एलिमेंट है वो वहां पर एग्जिस्ट करना चाहिए। यानी इस वलय में क्या होना चाहिए, प्रत्येक यदि आपका कोई भी अशून्य अवयव है तो उसका इनवर्स एलिमेंट वहां पर विद्यमान होना चाहिए। तो ये किसकी डेफिनेशन है, विषम क्षेत्र की। अब फाइनली हमारे पास जो मुख्य टॉपिक आएगा क्षेत्र, इसके लिए पढ़ते हैं। तो कोई भी वलय हमारी, तो कहेंगे यदि वलय R, कोई वलय R, इसको लिख लेते हैं, कोई वलय R विषम क्षेत्र, कोई वलय R क्षेत्र कहलाती है यदि, कब कहलाएगी, पहली बात तो क्या होनी चाहिए वहां पर कि जो हमारी वलय है R, वो कि जो R है वो योगात्मक संक्रिया के साथ क्या हो, आवेली ग्रुप हो। योगात्मक संक्रिया के साथ क्या हो, आवेली ग्रुप, तो वो तो वलय में पहले से शामिल था। दूसरा क्या शामिल है कि जो R है उसमें से यदि मैं 0 को सब्ट्रैक्ट कर दूं और फिर उसका एक सेट बनाऊं यहाँ पर, तो वह सेट क्या हो, गुणन के लिए क्या हो, आवेली हो। कि कोई भी वलय, या यूं कहीं कोई भी वलय क्या हो, क्षेत्र कहलाती है। कब कहलाती है कि यदि वह अशून्य या क्या कहें जीरो रहित R के लिए आवेली ग्रुप भी है। कि वो योगात्मक के लिए तो पहले से वलय में शामिल हो गया, लेकिन वो गुणन के लिए भी क्या हो, आवेली ग्रुप हो। कि जैसे योग के लिए वो आवेली थी, ठीक उसी प्रकार से गुणन के लिए भी हो, लेकिन गुणन के लिए आपको उसको क्या करना होगा, जीरो रहित करना होगा, यानी 0 उसमें से हटाना होगा आपको। तो हमने क्या लिख दिया कि R सेट में से किसको सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने, 0 को। उसके बाद जो सेट बनेगा वो गुणन संक्रिया के लिए क्या हो, आवेली हो। तो उस कंडीशन में हमारा जो वलय है वो क्या होता है, एक क्षेत्र कहलाता है। तो ये हमारे पास कुछ टाइप्स थे किसके, रिंग के यहाँ पर। तो जैसा हमने लास्ट ग्रुप के अंतर्गत पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार की यहाँ पर भी, कि जब किसी रिंग में कुछ विशेष गुणधर्म और ऐड हो जाते हैं तो उसके बाद उन्हीं के बेसिस पे वो कुछ अलग अलग नामों के द्वारा इस तरीके से होती है। तो हमने तत्सम की वलय की डेफिनेशन पढ़ ली, क्रमिक में की पढ़ ली, शून्य भाजक सहित में क्या होगा कि दो एलिमेंट यदि 0 हो तो वहां पर ये होना चाहिए कि वो दो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन यदि 0 हो तो वहां पर वो दोनों एलिमेंट कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। दूसरा शून्य भाजक रहित में क्या पढ़ा कि यदि दो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो वहां पर कोई ना कोई एक एलिमेंट 0 होना चाहिए। पूर्णांक के प्रांत के लिए आपके पास 3 बातें आती है वलय के साथ साथ, कि एक तो वलय तत्सम की होनी चाहिए, एक क्रमिक में होनी चाहिए, साथ में शून्य भाजक रहित होनी चाहिए। तो ये हमारा कौन सा होता है, पूर्णांक के प्रांत वाला होता है। बूलियन वलय के लिए क्या होगा कि वलय में प्रत्येक अवयव के लिए यदि उसकी पावर 2 लगाते हो आप तो उसका परिणाम कितना आ जाना चाहिए, a आ जाना चाहिए। पी रिंग के लिए क्या होगा कि a की पावर p लगाओगे आप तब जाके आपको a मिले, और तथा p डॉट a यानी p का a के साथ गुणन यदि करो तो परिणाम कितना प्राप्त हो, 0 प्राप्त हो। विषम क्षेत्र के लिए क्या होगा कि जो आपकी जो वलय है वो इकाई सहित, इकाई वाली होनी चाहिए, इकाई वलय, साथ के साथ अशून्य अवयव, क्योंकि प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट वहां पर एग्जिस्ट करना चाहिए। क्षेत्र की डेफिनेशन क्या होगी कि कोई भी रिंग
क्षेत्र बन जाती है कि यदि वह रिंग गुणन संक्रिया के लिए जीरो, या कहें कि प्रत्येक अशून्य अवयव के लिए गुणन संक्रिया के साथ वो क्या बनाए, एक आवेली ग्रुप बनाए, कि जहां पर आपने आर में से किसको हटा दिया, जीरो को, कि प्रत्येक अशून्य अवयवों के लिए वह गुणन संक्रिया के साथ क्या बनाए, आवेली ग्रुप बनाए वहां पर। यानी आर में से यदि जीरो हटा दो, यानी कभी भी आप जीरो को अपने आर में शामिल नहीं करोगे, और उसके बाद वो क्या हो जानी चाहिए, आवेली ग्रुप वो बनानी चाहिए गुणन संक्रिया के लिए, तो वो क्या कहलाएगी, एक क्षेत्र कहलाएगी। तो ये हमारी कुछ इसकी मूल डेफिनेशन थी, वो हमने आज यहाँ पर पढ़ी। अब अगला जो हमारा वीडियो होगा वो हमारा इसकी थ्योरम से रिलेटेड एवं क्वेश्चन से रिलेटेड होगा, कि किस तरीके से हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, कि किस तरीके से सेट को चेक करेंगे कि वो रिंग बनाता है या नहीं बनाता है वहां पर। ठीक है।